नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि में। डियर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समन्वय यौगिक में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी जो कंटिन्यू वीडियो जो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, उसमें हम लोग जटिल यौगिकों के बारे में, समन्वय यौगिकों के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्यूरीज भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस ने भी जो है बच्चों लोगों ने पूछा कि सर ये बता दीजिए, नामकरण बता दीजिए। किसी ने कहा कि सर इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, किसी ने कहा इसका ज्यामिति बता दीजिए। तो एक एक चीज़ों पर हम लोग इसमें बात करेंगे। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। एक एक चीज़ का वीडियो आपके पास जाएगा ताकि इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है किसी तरह का कोई क्वेश्चन जो है आपसे न छूटे। प्रयास मेरा रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इससे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है सारा क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाए और आप क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करके आए। बहुत सारे बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि सर ये जटिल यौगिक जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या यूज़ है सर, कोई ऐसा यौगिक बताइए जिसको हम लोग की जनरल लाइफ में यूज़ होता है। तो आज हम देखिए, सामने में आपका एक फिगर दिख रहा होगा, है ना, पीछे में ये फिगर देखिए। जो हमने बोला था कि जैसे लोहा धातु है, आयरन है, तो आयरन जो है वो मुख्य रूप से किस में मौजूद रहता है? हीमोग्लोबिन में। तो सरल यौगिक के रूप में नहीं रहता है, ये जटिल यौगिक के रूप में रहता है। किस यौगिक के रूप में? जटिल यौगिक के रूप में रहता है। पता नहीं क्यों मेरा बायां आंख जो है ना एकदम बहुत फड़क रहा है। आप लोग बताइए, बायां आंख फड़क रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है? तो है कि बहुत लोगों का ये होता है, लोग सोचते हैं कि भाई आंख फड़कना है ना, या तो लाभ या हानि का निशानी है। तो मेरा लेफ्ट जो आंख है ना, ये थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है, इसमें पता नहीं क्या होने वाला है। खैर छोड़िए, जो होने वाला है वो होगा ही। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो जटिल यौगिक जो होता है, समन्वय यौगिक जो होता है, उसमें जो भी यहाँ पे हम लोग यौगिक की जो बात करते हैं उसमें हमारा जनरल लाइफ से क्या जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर एक आध दो को ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं ना वो हमारे लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हमने आपको जटिल यौगिकों में कुछ बताया था कि कुछ ऐसे धातु होते हैं ना जिसका जनरल लाइफ में यूज़ है। जैसे लोहा धातु जो होता है, यानी कि आयरन जो होता है, वो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। तो हीमोग्लोबिन में कैसे मौजूद होता है? बस देखिए सामने में, देखिए कितना बड़ा जटिल यौगिक है, देख रहे हैं, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और इसका रियल स्ट्रक्चर देखिएगा तो देखिए कैसा दिख रहा है, आपको पता चल रहा होगा। ये क्या है? ये प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये कैसा प्रोटीन है? आप लोगों को बताया था, प्रोटीन दो तरह का होता है, वो रेशेदार होता है, वो गोलीय प्रोटीन। इंग्लिश में इसको ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि कितना घुमाया हुआ स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, चार तरह के स्ट्रक्चर आप लोग को पढ़ाए थे जैव अणु में, याद होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। ये देखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये कितना घुमा हुआ स्ट्रक्चर। सो यही है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यही है लोहा धातु। देखिए आयरन मेटल जो किस तरीके से एक जटिल यौगिक के रूप में हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। तो लोहा के बारे में बताया था कि लोहा जो है वो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। जिसमें एक स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन भी किया था कि सर हीमोग्लोबिन जो है उसमें लोहा धातु जब पाया जाता है तो क्या हम लोग लोहा डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन था उसका। हमने बोला चुट्टा कहीं का, लोहा जो है वो डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट लोहे चिपा जाओगे तो हम लोगों का उससे थोड़े ना खून बढ़ जाएगा, ब्लड बढ़ जाएगा। अब कहोगे कि सर नमक जो हम लोग खाते हैं, तो नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो क्या हम डायरेक्ट सोडियम खा जाएंगे? सर मुंह ब्लास्ट कर जाएगा। सोडियम को जैसे आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में क्या है, जैसे वो पानी के साथ कांटेक्ट में आता है वो सोडियम बड़ा तेजी से रिएक्शन करता है और एकदम बहुत तेजी के साथ जो है ना हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, वो ब्लास्ट हो जाएगा मुंह में। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कोई धातु हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, तो हम लोग उस धातु का डायरेक्टली यूज करें। नहीं, कोई भी धातु हमारे बॉडी के लिए अगर इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, तो उस धातु का यूज हम लोग डायरेक्टली नहीं करते बल्कि उसका एक यौगिक के रूप में हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे देखिए लोहा धातु का यूज हम लोग डायरेक्टली नहीं, लोहे चिपा जाएंगे तो हम समझ रहे हो ना, शरीर में खून की मात्रा बढ़ नहीं जाएगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, लोहा धातु जो है यहाँ पे यौगिक के रूप में है
और ये हमारे ब्लड के साथ सीधे सीधे रिलेटेड है, मतलब हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। शरीर में लोहा की अगर कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो मतलब शरीर में ब्लड की कमी हो गई है। इसलिए डॉक्टर लोग जो है ना कभी कभी सलाह देते हैं, है ना, खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, जो प्रेगनेंसी का केस होता है तो उस महिलाओं में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ब्लड की कमी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के केस में उस महिला को सजेस्ट किया जाता है कि आप ना आयरन की गोलियां खाइए। क्यों भाई? आयरन की गोलियां क्यों खाने के लिए कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी का केस होता है उसके पेट में, महिला के पेट में एक बच्चा जो है वो पल रहा होता है। अब उस बच्चे के लिए भी ब्लड चाहिए, उस महिला को खुद सांस लेने के लिए ब्लड चाहिए, मतलब ऑक्सीजन को इधर उधर सर्कुलेट करने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, और जो बच्चा है ना, उसके यूट्रस में, उसके लिए भी जो है ब्लड चाहिए, तो उसको ज़्यादा मात्रा में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है ना कि अगर वो महिला ज़्यादा मात्रा में पोषाहार नहीं लेगी, पोषक तत्वों का यूज़ नहीं करेगी, तो उसके शरीर का ब्लड ही बच्चे में चला जाएगा, जिसकी वजह से उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो भाई शरीर में खून बढ़ेगा कैसे? तो उसके लिए आपको आयरन की गोलियां यूज़ करना पड़ता है, और ऐसा चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करें भोजन के रूप में जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। तो खास करके ये प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती है, प्रेगनेंसी का जो केस होता है, उस महिलाओं को सजेस्ट किया जाता है। तो चलिए एक चीज़ आपको पता चल गया कि देखिए लोहा जो है किस तरीके से एक जटिल यौगिक के रूप में हीमोग्लोबिन में मौजूद रहता है। हमने आप लोगों को बताया था मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में मौजूद होता है। कोबाल्ट है ना विटामिन बी 12 में मौजूद होता है। तो जरा सा आपको मैग्नीशियम के बारे में भी दिखा दे, है ना। मैग्नीशियम जरा सा देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ गया, ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखिए, यही है क्लोरोफिल। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम धातु है, आप इसको बोलिएगा तो हम बड़ा भी कर देंगे आप लोगों को, देख लीजिए यही है मैग्नीशियम, देख रहे होंगे आप लोग, ये मैग्नीशियम धातु है। किस तरीके से मैग्नीशियम धातु एक जटिल यौगिक बनाए हुए आप देख लीजिए, है ना। देखिए इसको कितना बड़ा सा जटिल यौगिक है, और यही जटिल, इसको जूम करके दिखाया, देखिए यही है ना क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही क्लोरोफिल है। देखिए छोटा छोटा जो दिखाया गया ऐसे, ये क्लोरोफिल है, और एक क्लोरोफिल को देखिए जूम करके देखा गया तो देखिए उसमें मैग्नीशियम धातु मौजूद था। तो कितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, देख रहे हैं कितना जटिल है। एक बड़ा सा यौगिक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा कार्बन का एक चेन बना हुआ है। तो मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में मौजूद होता है, आयरन धातु हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। एक और आपको दिखाते हैं विटामिन बी 12 के बारे में, है ना। विटामिन बी 12 जो है, यहाँ पे देख लीजिए उसका भी स्ट्रक्चर। विटामिन बी 12 में आपको लोगों को लिखाए थे कॉपी में, देखिए कोबाल्ट धातु मौजूद होता है, ये देखिए यही कोबाल्ट धातु है, देख रहे हैं। और सारे जो है लीगेंड जो है इसको लोन पर देखिए डोनेट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। बीच में केंद्रीय धातु के रूप में कोबाल्ट है, और चारों तरफ से जो है वो लीगेंड इसको अपना लोन पे डोनेट कर रहा है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। पहले लगता था कि सर पता नहीं कैसे ये जटिल यौगिक किस तरीके से उसमें कोबाल्ट मौजूद रहता होगा, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम कैसे मौजूद रहता होगा, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कैसे मौजूद रहता होगा। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखा दिया जाए, इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो धातु है वो दूसरे तत्वों के साथ मिलकर एक जटिल यौगिक बनाता है, और उस जटिल यौगिकों का जरूरत हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है। विटामिन के रूप में हो रहा है, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल के रूप में हो रहा है ना, हम लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन के रूप में हो रहा है। सो बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिसका यूज हमारे जीव जंतुओं के लिए, यानी कि जीवित जीव जंतुओं के लिए भी जटिल यौगिकों का इस्तेमाल होता है। तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ बता दी आप लोगों को। अब आज हम लोगों को थोड़ा सा जानना था, है ना। बस हम सोच रहे थे कि आज कुछ यौगिकों के बारे में आप लोगों को बताएं। जैसे जब भी आप जटिल यौगिक पढ़ते हैं तो जटिल यौगिकों को हम दो तरीके से लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट बात आज बताने जा रहे हैं, एक जो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे लिखा K4FeCN का होल 6, बार बार ये एग्जाम्पल को हम देंगे। हमने लिखा CONH3 का होल 6 Cl3, ये देख लीजिए। ये दोनों यौगिक को देखिए, पहला यौगिक और ये दूसरा यौगिक, ये दोनों यौगिक जो देख रहे हैं उसमें जैसे यहाँ पे आयरन है केंद्रीय धातु, और इस केंद्रीय धातु के साथ 6 गो साइनाइड जो है वो लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी केंद्रीय धातु के साथ एक ही प्रकार का लिगेंड अगर ढेर सारा जुड़ा हुआ रहे, एक ही प्रकार का, जैसे यहाँ पे कोई पूछेगा कि लिगेंड के रूप में कौन है, तो सिर्फ साइनाइड है, साइनाइड के अलावा तो है नहीं। तो अगर किसी केंद्रीय धातु के साथ एक ही प्रकार का लिगेंड इसमें जुड़ा हुआ रहे, तब जो जटिल यौगिक बनेगा
उस जटिल यौगिक को हम लोग नाम देंगे, याद रखना है, होमोलेप्टिक। क्या नाम देते हैं? होमोलेप्टिक यौगिक। होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक कंपाउंड या होमोलेप्टिक यौगिक के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। होमोलेप्टिक याद रख, हिंदी में भी इसी तरीके से लिखते हैं, होमोलेप्टिक। तो एग्जाम में आएगा होमोलेप्टिक जटिल यौगिक क्या होता है। सो होमोलेप्टिक जटिल यौगिक का मतलब होता है कि जिसमें केंद्रीय धातु के साथ सिर्फ एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ हो। जिस जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु के साथ सिर्फ एक तरह का लिगेंड अगर जुड़ा हुआ है, उसके साथ बंधन बनाए हुए है, तो ऐसे जटिल यौगिक को हम लोग होमोलेप्टिक बोलते हैं। तो ये भी देखिए होमोलेप्टिक ही है। यहाँ कोबाल्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ अमोनिया लिगेंड के रूप में, छेबो का छेबो अमोनिया है, कोई दूसरा नहीं है, तो इसको भी हम लोग होमोलेप्टिक के नाम से जानेंगे, है ना। दूसरा है कि जैसे हम एक तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो ये हो गया, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा CONH3 का होल 4 H2O का होल 2, ये देखिए, और यहाँ बाहर में ऐसे हमने लिख दिया Cl3, तो ये भी एक जटिल यौगिक है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ जो केंद्रीय धातु है, उस केंद्रीय धातु के साथ देखिए दो तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ है, 4 गो अमोनिया है और 2 गो H2O है। तो डिफरेंट टाइप का यहाँ पे अलग अलग टाइप का लिगेंड जो है कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी किसी केंद्रीय धातु के साथ अलग अलग प्रकार के लिगेंड अगर उसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो जो यहाँ पे जटिल यौगिक का निर्माण होगा, उस जटिल यौगिक को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। बोलो क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक यौगिक हिंदी में भी लिखना है तो हेट्रोलेप्टिक ही बोलेंगे इसको, हेट्रोलेप्टिक यौगिक, हेट्रोलेप्टिक यौगिक। तो देखिए हेट्रोलेप्टिक यौगिक हो गया जी, एक होमोलेप्टिक है, दूसरा हेट्रोलेप्टिक है। सो होमो का मतलब ही याद रखना है सेम, होमो जैसी पूछा तो समझना एक जैसा, हेट्रो मतलब पूछेगा तो समझिएगा ये अलग अलग टाइप का है। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, ये हेट्रोलेप्टिक हो गया। एक और एग्जांपल दे देते हैं हेट्रोलेप्टिक का, है ना। हेट्रोलेप्टिक जैसे हमने लिखा है, कोई भी आप ले सकते हैं, COEN का होल 2 H2O का होल 2, है ना, और यहाँ पे बाहर में आप Br3 दे दिए इस टाइप से। सो ये जो हम लोग जटिल यौगिक लिख रहे हैं ना, ये यहाँ भी वही बात है, कोबाल्ट के साथ देखिए 2 गो इथिलीन डाइमीन है और 2 गो H2O है, जिसको एक्वा बोलते हैं। मतलब यहाँ भी डिफरेंट टाइप का लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी किसी जटिल यौगिक में, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर डिफरेंट टाइप का लिगेंड उसके साथ ज्वाइंट हो, तब जो जटिल यौगिक बनता है उसी का नाम बोलो क्या होता है? हेट्रोलेप्टिक। तो याद रखना ये दोनों का दोनों हेट्रोलेप्टिक के अंतर्गत आएगा और ये दोनों का दोनों जो है वो होमोलेप्टिक के अंतर्गत आएगा। सो एकदम क्लियर हो गया। होमोलेप्टिक मतलब एक ही तरह का लिगेंड से जुड़ा रहेगा, हेट्रोलेप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप के लिगेंड से जुड़ा हुआ रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आइए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिगेंड के बारे में आप लोगों को बताया था कि लिगेंड जो होता है वो कई तरह का होता है। जैसे अगर कोई लिगेंड केंद्रीय धातु को सिर्फ एक लोन पेयर दे रहा है तो उसको हम लोग नाम दिए थे यूनिडेंटेड लिगेंड, है ना, या एक दंती, हिंदी में बोले थे एक दंती। कोई 2 लोन पेयर दे रहा है तो उसको बाइडेंटेड बोले थे, मतलब द्विदंती। कोई 2 से ज़्यादा लोन पेयर दे रहा है तो उसको पॉलीडेंटेड बोले थे, मतलब, है ना, उसको हम लोग बहुदंती हिंदी में बोलते हैं। कुछ ऐसे भी लिगेंड आपको बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा, स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कुछ ऐसे लिगेंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो केंद्रीय धातु के साथ दोनों साइड से जुड़ सकता है। दोनों साइड से मतलब दोनों साइड उसके जो है लोन पेयर देने का टेंडेंसी है, इधर से भी जुड़ सकता है, उधर से भी जुड़ सकता है। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं क्या? एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। हिंदी में इसको बोलते हैं, याद रखना, उभयदंती। क्या बोलते हैं? उभयदंती। तो इसको हम लोग एम्बीडेंट भी बोलते हैं या एम्बीडेंटेड भी बोल सकते हैं, दोनों चीज को बोलते हैं। उभयदंती लिगेंड, ये क्या होता है भाई? आप नाम सुने होंगे उभयदंती। उभय का मतलब ही होता है दोनों साइड से जुड़ने वाला, या दोनों साइड जिसका दांत हो। वैसा लिगेंड जो किसी भी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु के साथ दोनों साइड से जुड़ सकता है, लेकिन हाँ एक बार में एक ही साइड जुड़ने का क्षमता दोनों साइड से, लेकिन जुड़ेगा एक ही साइड से। जैसे मान लिया कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे साइनाइड है,
तो साइनाइड जो है कार्बन के साइड से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के साइड से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन करेगा तो कोई एक ही साइड। मान लिया ठीक है, इसमें अब कोई आदमी को जो है देखते हैं, कोई आदमी जो है वो दोनों हाथ से बॉलिंग कर सकता है, राइट हैंड से भी बॉलिंग कर सकता है, मान लीजिए लेफ्ट हैंड से भी बॉलिंग कर सकता है क्रिकेट में। तो दोनों हाथ से एक बार कैसे बॉल फेंकेगा, या तो राइट से फेंकेगा या तो लेफ्ट से फेंकेगा। लेकिन मान लीजिए उसके पास इतनी क्षमता है, इतनी क्वालिटी है कि वो दोनों हाथ से बॉल जो है वो फेंक सकता है। तो ठीक है, उसके पास तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो गया कि कोई लेफ्ट हैंड से भी बॉलिंग कर सकता है और राइट हैंड से भी बॉलिंग कर सकता है, ये तो भाई इसके पास क्वालिटी हो गया। लेकिन बॉलिंग करेगा तो कोई एक ही हाथ से कर सकता है, करेगा तो एक बार में एक ही हाथ से ना, या तो लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे। तो वही बात है, इसमें दोनों साइड से लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो वैसा लिगेंड जिसमें दोनों तरफ से लोन पेयर डोनेट करके केंद्रीय धातु के साथ जुड़ने की क्षमता हो, वैसे लिगेंड को हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड यानी कि उभयदंती लिगेंड के नाम से जानते हैं। जिसमें दो लिगेंड काफी ज्यादा फेमस है, एक है CN, ध्यान रखिएगा, एक है CN। तो CN अगर याद रखिएगा, CN अगर कार्बन के साइड से अगर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है साइनाइड। क्या नाम है जी? साइनाइड बोलेंगे। लेकिन यही CN अगर नाइट्रोजन के साइड से जुड़ा हुआ है, देखिए NC, तो इसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आइसोसाइनाइड। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, बहुत छोटा छोटा चीज है बट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें दोनों तरह की क्षमता है, अगर CN के रूप में है तो साइनाइड, अगर उलट के NC के रूप में अगर जुड़ गया तो आइसोसाइनाइड। किसी किसी यौगिक में देखिएगा NO2 जो है अगर नाइट्रोजन के साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यौगिक इसको हम लोग नाइट्रीटो बोलते हैं, नाइट्रीटो N बोलते हैं इसको, ऐसे N लिखा रहेगा। लेकिन यही NO2 अगर ऐसे रहेगा ONO, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको बताएंगे ऐसा जटिल यौगिक जिसमें ONO ऐसे लिखा, देखो सेम चीज है, NO2 को ONO लिख दिया, मतलब यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन दे रहा है। तो अगर नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो देखो यहाँ पे N लिख दिए हैं, और अगर ऑक्सीजन देगा तो ऐसे लिखेंगे नाइट्रीटो O मतलब जहां भी O लिखा रहेगा समझिए लोन पेयर ऑक्सीजन दे रहा है, जहां भी N लिखा रहेगा लोन पेयर नाइट्रोजन दे रहा है। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गया कि वैसा लिगेंड जो किसी केंद्रीय धातु के साथ दोनों तरफ से जुड़ करके कोई जटिल यौगिक बना सकता है, वैसे लिगेंड को हम लोग उभयदंती लिगेंड के नाम से जानते हैं, जिसमें दो बहुत फेमस है, एक और है थायोसाइनेटो, लेकिन दो से काम चलेगा, आपको दो से समझ में आ गया होगा। ये क्लियर हो गया? दोनों साइड से लोन पेयर देने वाले लिगेंड को हम लोग उभयदंती लिगेंड यानी कि एम्बीडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। और एक और है इसके अलावा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको हटा रहे हैं। एक लास्ट हम लोग जानेंगे, है ना, किलेट लिगेंड क्या होता है। किलेट लिगेंड या किलेटिंग लिगेंड, देखिएगा बुक में किलेट भी लिखता है और किलेटिंग भी बोलता है। सो किलेट लिगेंड क्या होता है? किलेट लिगेंड क्या होता है? सो किलेट लिगेंड, हिंदी में भी इसको हम लोग किलेट लिगेंड के नाम से ही जानते हैं। किलेट लिगेंड ये कैसा लिगेंड है भाई? तो एकदम स्पेशल टाइप का लिगेंड है। किलेट लिगेंड का परिभाषा कहता है कि वैसा लिगेंड जो किसी जटिल यौगिक में लोन पेयर देने के बाद अगर उसमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, लोन पेयर देने के बाद अगर एक रिंग जैसा संरचना बना लेता है, तो वैसे लिगेंड को होता है हम लोग किलेट लिगेंड के नाम से या किलेटिंग लिगेंड के नाम से जानते हैं। जैसे आपको दो हम लिगेंड पढ़ाए हैं, एक है EN, दूसरा है OX। ऐसा मतलब और भी है, लेकिन हाँ मोनोडेंटेड नहीं होना चाहिए, मोनोडेंटेड नहीं। जैसे मान लीजिए EN है, तो देखो EN का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा, CH2 NH2 CH2 NH2, ये देखिए ये EN का स्ट्रक्चर है। और मान लिया कि इसको किसी केंद्रीय धातु को देना है लोन पेयर, जैसे कोबाल्ट है, तो ये क्या करेगा, एक लोन पेयर देखिए यहाँ पे है, एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसके पास है, तो एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा। क्या देखे, लोन पेयर देने के बाद पूरा एकदम एक रिंग जैसा संरचना बन गया, देख लीजिए। यानी कि वैसा लिगेंड जो किसी केंद्रीय धातु को लोन पेयर डोनेट करने के बाद एक रिंग जैसा संरचना बना लेता है, वैसे लिगेंड को हम लोग किलेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो भी होगा वो एक, देखिए मोनोडेंटेड तो नहीं होगा। जैसे मान लिया बोलेगा H2O सर किलेट लिगेंड है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, H2O किलेट लिगेंड है कि नहीं, कैसे ही किलेट लिगेंड होगा जी, एक बार में एक ही लोन पेयर दे ही सकता है, तो यूनिडेंटेड ना, मान लिया कोबाल्ट को एक लोन, तो रिंग जैसा कहाँ संरचना बना। फिर आप बोलोगे कि सर अमोनिया किलेट लिगेंड है कि नहीं, NH3, तो NH3 कैसे किलेट लिगेंड हो सकता है, इसके पास एक ही लोन पेयर देने की क्षमता है ना। तो मान लिया कोबाल्ट को एक लोन पेयर देगा, देखिए कोई रिंग जैसा संरचना बन रहा है, नहीं बन रहा है।
तो हमने क्या कहा कि लोन पेयर देने के बाद उसमें रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। जैसे OX है, OX का पूरा नाम है ऑक्सलेट, COO- COO-, ये देखिए OX है। तो यहां से क्या करेगा, एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर यहां से। मान लीजिए किसी को इसको लोन पेयर डोनेट करना है, जैसे मान लीजिए आयरन को ही डोनेट करना है, Fe को, तो एक लोन पेयर यहां से देगा और एक लोन पेयर यहां से देगा। देखो एक पूरा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये किलेट लिगेंड होगा, यानी कि OX जो है वो किलेट लिगेंड है, EN जो है वो किलेट लिगेंड है। मेरे सीधे सीधे कह सकते हैं आप कि मोनोडेंट, यानी कि सॉरी, एक दंती लिगेंड जो होता है, यानी कि यूनिडेंटेड लिगेंड जिसको बोलते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड को छोड़ करके बाकी जितना भी लिगेंड है, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ये सब जो है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर देने की क्षमता हो, वो सब का सब जो है वो किलेट लिगेंड के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि जहां देखिए 2 गो हुआ तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, 3 गो भी रहेगा तो भी रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, खाली एक वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि यूनिडेंटेड लिगेंड को छोड़ करके बाकी सारा लिगेंड जो है वो क्या होता है, किलेट लिगेंड कहलाता है। समझ में आ गया? आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। होमोलेप्टिक यौगिक क्या होता है, हेट्रोलेप्टिक यौगिक क्या होता है ना, उभयदंती लिगेंड किसको बोलते हैं और किलेट लिगेंड किसको बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने सोचा कि इसका एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को दे देते हैं। आप इस तरह से आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में कंप्लीट आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, है ना, सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा आप लोग को इमेज भी दिखा दी, उससे फ़ायदा हो गया कि सर ये कैसे रहता है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, जटिल यौगिकों का क्या रोल है। तो इसी तरीके से आपका वीडियो कंटिन्यू हम देते रहेंगे, बस खाली आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। किसी तरह का कोई डाउट होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।